हेलो बच्चा लोग, कैसे हो भाई आप लोग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का आइडिया कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एक बात करता हूं। हम लोगों ने किशमिश देखी है, ठीक है। तो रेजिन, जैसे किशमिश बोलते हैं हिंदी में, अगर हम उसे पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाती है। लेकिन उसी का उल्टा, अगर सेम रेजिन को ना आप एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दो तो वो ना सिकुड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सारी चीजों को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें साइंटिफिकली, तो वहां पर हमें ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो इसी टॉपिक के बारे में हमें आज के लेक्चर में बात करना है। और आपको एक बात बता दूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारे स्कूल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आती रहती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर इधर उधर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। चलो फटाफट बात करते हैं इसके बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है पहले यहां देखते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है। और इस कंपार्टमेंट के बारे में पहले एक बात बता दूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड पर हमने प्योर वाटर लिया है। देखो, वाटर के पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम लोगों ने वाटर के साथ कुछ सल्यूट पार्टिकल डाल दिए, जैसे मान लो शुगर डाल दिया, या मान लीजिए कोई सॉल्ट डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया। तो जैसे ही इन दोनों चीजों को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करा जाएगा, तो नेचुरली वाटर जहां पर ज्यादा है वहां से कम वाटर वाली साइड पर वाटर अपने आप फ्लो होने लगेगा। और इस नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो, जैसे हमें पता है ना कि हाई वोल्टेज अगर है और लो वोल्टेज अगर है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होने लगता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होने लगती है या एयर फ्लो होने लगती है। सिमिलरली, जहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर वाटर का अमाउंट जहां भी ज्यादा होगा, वहां से वाटर या सॉल्वेंट कम कॉन्सेंट्रेशन वाले, या मान लो जहां पे वाटर कम है उसकी तरफ फ्लो होने लगेगा। अब जैसे मान लो यहां पर हमने क्या करा, प्योर वाटर लिया है। अब प्योर वाटर लिया है तो भाई प्योर वाटर पूरा का पूरा मूव कर, भाई प्योर वाटर है तो वाटर सबसे ज्यादा यहीं पर है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड में वाटर कम है, क्योंकि भाई वाटर के साथ थोड़ा सल्यूट भी है। तो वाटर राइट साइड पे कम है, तो नेचुरली वाटर लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। अच्छा, सिर्फ वाटर ही क्यों फ्लो हो रहा है? ये सॉल्ट क्यों नहीं फ्लो हो सकता है? ये सल्यूट क्यों नहीं फ्लो हो सकता? तो यहीं पर रोल प्ले करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आप ऐसा सोचो, एक ऐसी छन्नी है ये जिसके होल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि ये वाटर जैसे छोटे पार्टिकल्स को अपने थ्रू जाने देता है। लेकिन जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो साइज में बड़े हैं, ये उन्हें अपने थ्रू पास नहीं होने देता। इसीलिए यहां पर सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि वाटर का मूवमेंट कराने के लिए एक साइड पर आपको प्योर वाटर ही चाहिए, नहीं। आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ किसी सल्यूट का सोल्यूशन ले सकते हो। जैसे मान लो इधर भी आपने ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया और लेफ्ट में भी ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया। पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड पर जब आपने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, तो मान लो सिर्फ ग्लूकोज के 100 पार्टिकल लिए, लेकिन दूसरी साइड पर आपने 200 पार्टिकल लिए। तो तब भी जहां पर 100 पार्टिकल हैं और दूसरी साइड पर अगर 200 पार्टिकल हैं, तो लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में अगर हम वाटर के कंपैरिजन में सल्यूट देखें, तो वो राइट वाले कंपार्टमेंट से तो कम ही है। राइट वाले में 200 ग्लूकोज के पार्टिकल थे, लेफ्ट वाले में सिर्फ 100 हैं। तो अगर इस तरह से आपको आइडिया मिला कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के भी आपने सोल्यूशन लिए हैं, तो भी सॉल्वेंट पार्टिकल ही कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे। यानी वाटर जहां पर 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, वहां से निकलकर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ जहां पर 200 पार्टिकल है, यानी जहां पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। देखो, जाहिर सी बात है, जहां पर ग्लूकोज के पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जहां पर सल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यहां पर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम सल्यूट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सल्यूट के टर्म्स में हम कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी है, और ये ना नेचुरल फिनोमेना है, ये अपने आप अगर होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो इसे ध्यान से याद रखना कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस मूवमेंट होता है ऐसे सॉल्वेंट का, मतलब मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो सॉल्वेंट है मूव कहां करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ। लेकिन ये हायर कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन होगा सल्यूट के टर्म में। लेकिन अगर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट वहां पर कम होगा। यानी एक तरह से देखो, वाटर यहां पर ज्यादा है, वहां से कम वाटर की तरफ फ्लो हो रहा है। जैसे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होती है, एयर फ्लो होती है। ऐसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से यहां पर जहां पर वाटर ज्यादा है वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना,
वहां सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। एक बात सोचो, वाटर अगर कम है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के आपने 200 पार्टिकल लिए, वाटर के 100, यहाँ पर ग्लूकोज के 100 पार्टिकल लिए, वाटर के भी 100, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर ग्लूकोज के पार्टिकल ज्यादा है, वाटर कम है, और यहाँ पर ग्लूकोज के पार्टिकल वाटर के कंपैरिजन में लेफ्ट राइट वाले से तो कम ही है। तो हमेशा सोल्यूशन एक्चुअल में मूव होगा जहां से वाटर ज्यादा है वहां से कम वाले वाटर की तरफ। या फिर अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, तो जहां पर भी किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, वहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। दरअसल में बायो वाले बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बायो वाले बच्चे ना सेम फिनोमेना ऑस्मोसिस का वाटर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो वहां पर यह बताया जाता है कि वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है, तो ना उनके दिमाग में खुजली होने लगती है, ये क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर रहा है, वहां पर पढ़ रहे हैं हाई से लो की तरफ मूव हो रहा है। एक्चुअल में फर्क है, वहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर के लिए बताया जाता है, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट के लिए बताया जा रहा है। तो दोनों में उल्टा काम होगा ना भाई, वाटर अगर ज्यादा होगा तो सल्यूट कम, और अगर सल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर कम। इसीलिए क्योंकि हम सल्यूट के टर्म में बता रहे हैं तो कहानी थोड़ी सी उल्टी हो रही है यहां पर, लेकिन केमिस्ट्री में हम सल्यूट के टर्म में ही बात करेंगे कि कुछ इस तरह की चीज होगी जहां पर भी सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी मोलालिटी ये सब कम है, तो वहां से वाटर मूव होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इसी नेचुरल फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस से ही डिफाइन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दरअसल में ऑस्मोसिस नेचुरली अकर हो रहा है, मान लो हम इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाटर एक्चुअल में राइट वाले कंपार्टमेंट में मूव ना करे, तो राइट वाले कंपार्टमेंट में वाटर को मूव करने से रोकने के लिए हमें राइट वाले कंपार्टमेंट पे प्रेशर डालना पड़ेगा, ताकि वो वाटर के मूवमेंट को आने से रोके, वो प्रेशर फोर्स इतना बिल्डअप कर दे कि वो वाटर को कंपार्टमेंट में आने से रोक ले, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर आ ही ना पाए। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें डालना पड़ेगा ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, इसी को बोला जाता है एक गिवन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन ऐसे ही करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में सॉल्यूशन का वो एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर है जिसे सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करके हम लोग ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। अब देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, जैसे एक बात समझना, यहां पर अगर मैं सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ा दूं, बहुत सारे बढ़ा दूं, तो वाटर को ना बहुत ज्यादा टेंडेंसी आ जाएगी इस तरफ मूव करने की। तो अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाता चला जाऊंगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, तो इसकी तरफ वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बगल वाले वाटर की उतनी टेंडेंसी हो जाएगी इस तरफ मूव करने की, तो उसे रोकने के लिए और एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बात बोली जाती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दरअसल में कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई सोल्यूशन का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर का मूवमेंट उसमें आसानी से हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसके पास अच्छी खासी जगह अवेलेबल है, बहुत सारी जगह अवेलेबल। भाई टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल दूर दूर हो रहे होंगे, तो यहां से पार्टिकल वाटर के आसानी से धरा सकते हैं। तो इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C इंटू टी के। अब अगर हमें कोई कांस्टेंट लाना होता है तो ये कांस्टेंट एक्चुअल में आ जाता है वही हमारा गैस कांस्टेंट। तो एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पर C, दरअसल में मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं, यहां पर C हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां पर C के बारे में बात करूं तो C हमारे सॉल्यूशन की मोलारिटी है जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। पाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पाई मैं आपको बता दूं, पाई हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाए। यहां पर R के बारे में अगर बात करें तो R हमारा वही गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और कैपिटल T हमारा हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन में हमें ये टेम्परेचर लेना होता है इन केल्विन। तो इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसका टेम्परेचर पता है, तो आप पाई इज इक्वल टू सीआरटी इक्वेशन, जो देखने में बिल्कुल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जैसी है, उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ऑस्मोटिक प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप आर को रखोगे लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में और कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे मोल पर लीटर में, तो जो प्रेशर आएगा ना वो एटीएम में निकल कर आएगा। ये बात मुझे उम्मीद है आपको बड़े आराम से समझ में आ रही है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी आप चाहो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। देखो आपको पता है कि मोलैरिटी दरअसल में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होती है, बशर्ते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा हो। पर यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दे रखा है तो साथ में हमें न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर मोलारिटी निकलेगी। अब अगर मैं C का ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला पाई की क्वेश्चन में पुट कर दूं, तो पाई की क्वेश्चन थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाएगी। तो मैं दरअसल में ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जो कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा या हमें जो वॉल्यूम दिया जाएगा सोल्यूशन का, वो हो सकता है ml में हो, तो ज्यादा बेटर हमारे लिए यही फॉर्मूला होने वाला है। तो मैं इसी को प्लग कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे भी प्लग कर सकते हो। तो पाई की वैल्यू मॉडिफाई होकर क्या आ जाएगी, सी की जगह हम लोग रख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में है तो साथ में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में r तो फॉर्मूले में पहले से ही है और t भी पहले से है, तो r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का मॉडिफाइड फॉर्मूला है, जो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। देखो एक फॉर्मूले में जितने ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे ना, खासतौर पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर, वो फॉर्मूला उतना ही ज्यादा मीनिंगफुल बनने लगेगा, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे आपका कंट्रोल उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर। अब अगर आपको सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, सॉल्यूट पता है, तो पाई निकाल सकते हो। पाई पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, आर तो कांस्टेंट ही है, तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। तो अब आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, बशर्ते बाकी सारी वैल्यूज इस क्वेश्चन में या हमारे फॉर्मूले के लिए गिवन हो। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, ये बीएमआई फॉर्मूला है, और जो बच्चे अपने साथ नए ज्वाइन हो रहे हैं, जिनको नहीं पता बीएमआई का मतलब क्या है, बीएमआई का मतलब है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ना भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मतलब ये हो गया कि अब ये फॉर्मूला तो आपकी फॉर्मूला नोटबुक में जरूर जाना चाहिए, और अगर फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाई है मेरे भाई तो बना लो, क्योंकि ना फॉर्मूला नोटबुक रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलो। तो मुझे उम्मीद है सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आया तो देखते हैं कितना हमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया है। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि इस टॉपिक पर हमें पता चल पाए हमारा कमांड कितना स्ट्रांग हो गया है। तो हमें बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर 0.0821 एटीएम है जब टेम्परेचर 300 केल्विन है। हमें फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर लीटर। देखो इसका सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। हमें पता है पाई इज इक्वल टू CRT होता है। पाई कितना गिवन है, पाई हमें गिवन है 0.0821 एटीएम। कोशिश करा करो यूनिट साथ में लिखते चलो, ताकि यूनिट कन्वर्जन अगर कहीं पर भी करना है तो हमें उसका ध्यान रहे। और यूनिट कन्वर्जन में आपको पता है कि आप कितनी ज्यादा मिस्टेक करके क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, तो इसलिए आराम से यूनिट्स को अगर जहां लिख सकते हो लिखने की कोशिश करो। सी हमें निकालना है तो सी को अभी ऐसे ही लिख देते हैं। आर हमारा हो जाएगा 0.0821, इसकी यूनिट होगी लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। तो ना आप यूनिट को यूनिट से काट सकते हो, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हुआ, एटीएम से एटीएम, तो मोल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लीटर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 0.0821 से 0.0821 कैंसिल आउट हुआ, तो राइट साइड पे बस बचा 1। ये 300 यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में भेजोगे, अब डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/300। मोल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा लीटर, डिवाइड में आएगा मोल पर लीटर। तो भाई सी की यूनिट मोल पर लीटर ही आनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है सी मोल पर लीटर में आ रहा है, इसका मतलब है कोई यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आंसर है 1/300, पर ऐसा तो कोई आंसर दिया नहीं है हमें, तो बस इतना सोचेंगे 1/300 कितना होता है एक्चुअल में। तो 1/300 आई एम प्रीटी मच श्योर 0.03 आ जाएगा अगर आप निकालोगे। कैसे भाई, 1/300 को देखते हैं आगे पेज पे, स्पेस पे है, तो 1/300 को ऐसे लिख सकते हो 1/3 इंटू 10⁻²। अब 10⁻², ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है मोल पर लीटर में। अब 1/3 एक्चुअल में अगर आप डिवाइड करो तो सीधे डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 9 आया, फिर 1 बचा, तो डेसिमल ऑलरेडी लगा है, आपने 10 लिख दिया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया। अब ये तो रिकरिंग डेसिमल होने लगेगा, तो बेसिकली में ये क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है 0.33/100। अब 0.33/100 है, तो 0.33/100 में अगर आप 100 को ऊपर भेजोगे, या 10⁻² है बेसिकली में, तो 10⁻² को न्यूमरेटर में भेजोगे तो ये आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻² पर लीटर। ये आ गया सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो ये हमें कहां पर दे रखा है, 0.33 इंटू 10⁻², सी पार्ट में दे रखा है, तो सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया तो पकड़ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है हमें। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन हमने सुक्रोज का लिया है, यानी शुगर का लिया है। इसका मोलर मास भी हमें लगे हाथ दे दिया है 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। और इस सोल्यूशन का हमें मास दे रखा है 1015 ग्राम, और हमसे कह रहा है इज फाउंड टू रिकॉर्ड एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.8 एटीएम, यानी इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 4.8 एटीएम है 293 केल्विन पे। कह रहा है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सुक्रोज सोल्यूशन, इस सुक्रोज सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है। हमसे ये पूछा है कि इस सुक्रोज सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब सोचना यही है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस आइडिया से हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हमें निकालनी है मोलालिटी, कि मोलालिटी इस शुगर सोल्यूशन की एक्चुअल में कितनी आ रही है, ठीक है। तो 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन है शुगर का, उसका पूरा का पूरा मास हमें दे रखा है 1015। अगर हमें यह पता चल जाए कि उस शुगर सोल्यूशन में दरअसल में मास ऑफ सोल्यूट कितना है, तो पूरे सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आ गया तो मोलालिटी आ जाएगी। यानी अगर समहाउ हमें क्या मिल जाए, मास ऑफ सोल्यूट, और उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो एक्चुअल में स्ट्रेटजी मेरी ये है कि मैं पाई का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर लीटर में गिवन है ना, तो हमें ये 1000 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। इस सी की जगह अगर मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में ले लिया, तो ये जो एक्स्ट्रा 1000 है इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू आर इनटू टी। बस मैं इस मॉडिफाइड फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा मेरा बेटा, तो मुझे उम्मीद है आपकी बुद्धि इतनी तेज चल रही होगी कि आप पाई को रख दोगे 4.8, मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी मेरे को फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर दे रखा है तो 1 लीटर रख देते हैं, आर की वैल्यू रख देंगे 0.0821, साथ में लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर हमें दे रखा है 293 केल्विन। अगर वो केल्विन से केल्विन कैंसल आउट हुआ, लीटर से लीटर कैंसल आउट हुआ, एटीएम से एटीएम कैंसल आउट हुआ, तो ले देखे हमारा आंसर मोल्स में आ जाएगा। और वाकई में आना भी चाहिए भाई, हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निकालने, ठीक है। तो हमें यहां पर बड़ी आराम से मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अपन निकालते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। फिर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमें इन दोनों नंबर को यहां डिवाइड में भेजना होगा। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाय 0.0821, साथ में डिवाइड में आ जाएगा 293, यानी वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि इस केस में शुगर है। बाकी मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, जो कि ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। अब क्योंकि यहां पर सोल्यूट एक्चुअल में शुगर है, तो हम शुगर का ही मोलर मास रख देंगे। बाकी ये वैल्यूज हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास 4.9 में हमें डिवाइड करना है ये पूरे नंबर, तो आराम से डिवाइड करने बैठेंगे। 4.9 में हम 0.0821 डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 59.6, ठीक है। अब आपको 59.6 के साथ अपॉन में 293 भी है, मतलब अगर डेसिमल के दो प्लेस तक मैं निकालूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 59.68, और साथ में 293 अभी डिवाइड में है, अभी इसको सॉल्व करना है। और साथ में मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सोल्यूट क्या है, शुगर, शुगर का मोलर मास ऑलरेडी गिवन है 342, तो ये 342 वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो 59 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 293 इंटू हमारे पास क्या आ गया 342। अब 342 ये आ गया मास ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम में हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो ये हमारा है मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट हमें पता चल चुका है। अच्छा, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपकी यही वैल्यू आ रही है और मास ऑफ सोल्यूट आ गया है। तो अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट मिल गया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग निकाल लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो ये वैल्यू आ रही है 59.68 हमें दे रखा है, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 342, और फिर फाइनली हमें डिवाइड करना है इसमें 293। जब ये सारे नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ सोल्यूट, मैं आपको बता दूं मास ऑफ सोल्यूट जो आ रहा है, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा लगभग लगभग आपका 69.7 ग्राम। अब मास ऑफ सोल्यूट अगर इतना आया तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं निकालूं तो भाई पूरे सोल्यूशन का मास 1015 है, तो 1015 में आप सोल्यूट का मास माइनस कर दो, ठीक है। तो 1015 में अगर आप सोल्यूट का मास माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि दरअसल में कितना हमारे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट लगभग लगभग
हमारे पास आ जाएगा 1015 में 69.7 आप माइनस करो तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें 945.3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 945.3। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट में मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, मोलालिटी निकालनी है तो मोलालिटी बड़े आराम से निकल आएगी। तो जगह नहीं है तो एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मोलालिटी अगर निकालनी है तो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 69.7 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 342 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट 945.3। अब क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रखा है तो साथ में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा मोलालिटी का। तो हमारे पास आंसर है 69.3, इसमें हमने 69.7 सॉरी, तो 69.7 में हमें डिवाइड करना है 342 डिवाइड करा हमने, फिर इसके साथ साथ डिवाइड करेंगे 945.3, ठीक है। तो 945.3 ये हमने डिवाइड करा और साथ में मल्टीप्लाई करा हमने 1000, तो हमें मोलालिटी मिल जाएगी। और यहां पर जब ये सारे नंबर आपके सामने, ये सारे नंबर आप सॉल्व करोगे तो इवेंचुअली जो मोलालिटी आ जाएगी वो आएगी 0.21 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बस ये नंबर अब आपको सॉल्व करने हैं, नंबर सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा। मेन इसकी ट्रिगर वैल्यू क्या थी, मतलब कैसे इसको अप्रोच करा हमने, मतलब अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको यहां पर डायरेक्टली ना तो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था ना ही मोलारिटी निकालनी थी, बल्कि इन्होंने ट्विस्ट करके हमसे मोलालिटी पूछ ली। तो गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से मोलालिटी को कैसे हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं उसके बारे में ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे पास मोलालिटी कितनी आ गई 0.21 जो कि हमारा बी पार्ट में दे रखा है। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वाला आइडिया तो आप लोगों को पकड़ में आ रहा होगा, इसको समझ में मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हम लोगों ने पूरी इसका फोल्डिंग करी है प्रॉब्लम की, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसका फोल्डिंग अगर आपके लिए नया वर्ड है, इसका फोल्डिंग का मतलब है कैसे हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक डाउन करा, कि मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से मोलालिटी निकालनी थी। तो इसका फोल्डिंग का मतलब होता है पहले वो चीज निकालो जिसका आगे इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमने चेक करा ये मोलालिटी के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें नहीं पता था मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। तो हमने देखा क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन थी ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह जिससे मास ऑफ सॉल्यूट निकल सकता था, तो इसीलिए हमने पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकाला। अब मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट आ गए तो मोलालिटी बड़े आराम से निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बहुत ही, मैंने कहा ना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमारे स्कूल एग्जाम वगैरह में, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं। और बाकी इसके बाद ना हम लोग प्रैक्टिस सेशन में भी इन्वॉल्व होंगे, तो प्रैक्टिस सेशन में किस तरह से आपको चीजें पता चलेंगी उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है, ताकि इस टॉपिक पे और कमांड हो पाए। अब देखो इस टॉपिक में एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है, विच इज रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे कि नाम से ही बता रहा है ऑस्मोसिस का उल्टा काम करना है। तो एक्चुअल में होता ही है कि अभी देखो यहां पर आपके पास एक गंदा वाटर है, गंदा वाटर का मतलब क्या है, वाटर के साथ साथ सॉल्यूट पार्ट पड़ा हुआ है, जबकि यहां पर हमारे पास प्योर वाटर है और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऑस्मोसिस अगर नेचुरली करो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर कायदे से इस हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ फ्लो होना चाहिए। पर अगर मैं इस सोल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना भी है इसका उससे कहीं ज्यादा प्रेशर लगा दूं, मान लो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm आ रहा है इसके कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर की वजह से, अगर मैं इसके ऊपर 20 atm प्रेशर लगा दूं तो अब ये जो सोल्यूशन है ये एक्चुअल में क्या करेगा, जबरदस्ती अपने अंदर से पानी को प्योर वाटर की तरफ भेजने लगेगा। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी कहीं ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर दिया आपने तो दरअसल में ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस होने लगेगा और अब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी फ्लो करने लगेगा। लेकिन याद रखना ये किस कंडीशन में होगा, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो सोल्यूशन के ऊपर, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन के ऊपर। और आपको एक बात बताता हूं, यही प्रिंसिपल हम अपने घरों में जो आरओ वाटर प्यूरिफायर देखते हैं वहां पर होता है। जैसे हमारे घरों में जो आरओ वाटर प्यूरिफायर है उसका पूरा नाम ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर। तो होता क्या है उस वाटर प्यूरिफायर में, मतलब हमारे पास 2 एक्चुअल में हॉलो ट्यूब होती है सिलेंड्रिकल, जिसमें से अंदर की तरफ से हमें गंदा पानी फ्लो करा रहे होते हैं, लेकिन उस पानी का हम लोग प्रेशर इतना ज्यादा कर देते हैं कि उसके अगल बगल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं फिल्टर, ठीक है, उसके मतलब उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर के अंदर, कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसे हम फिल्टर बोलते हैं, पानी उससे बाहर फ्लो होने लगता है, प्योर वाटर उससे बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है। और प्योर वाटर फ्लो होगा तो हमें जो वाटर मिलेगा वो प्योर मिल जाएगा।
तो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस करके हम लोग अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर करते हैं, ठीक है। या कई सारे बहुत सारी अब तो म्यूनिसिपैलिटीज भी दरअसल में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाती हैं, ठीक है। तो वहां पर वाटर एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके वाटर को बाहर निकाल लिया जाता है और बाकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ जितनी भी गंदगी, जितनी भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सब वहीं रह जाते हैं, प्योर वाटर यहाँ आ जाता है। तो वही वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर कि मूवमेंट ऑफ फ्रेश वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ इट। एक साइड पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो तो अपने आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर प्योर साइड की तरफ फ्लो होने लगेगा। इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो अगली चीज हमें एक बात समझनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हमारे सॉल्यूशंस को हम लोग अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम अपने सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कब बोला जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, मान लो मैं इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं और हमने इसे एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है। अब आपको एक बात बताता हूं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है ना, जैसे ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी सेल प्रेजेंट है, बायो वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये जो सेल वॉल होती है ये दरअसल में ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किसमें? रेजिन। ये भी तो दरअसल में एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इसके अंदर भी तो सेल्स होंगी और इसके अंदर सेल्स होंगी तो सेल वॉल है, सेल वॉल है तो इसके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक तरह से नेचुरल। तो एक्चुअल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका अपना ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बगल में जो सॉल्यूशन है उससे काफी कम। मतलब यहां पर जैसे मान लो हम लोगों ने किशमिश ली और उसे पानी में डाल दिया, तो हमें पता है कि पानी एक्चुअल में किशमिश के अंदर फ्लो होने लगा, तभी तो किशमिश फूल गई। तो आपको समझ में आ रहा है कि पानी किशमिश के अंदर क्यों फ्लो कर रहा है? दरअसल में किशमिश के अंदर जो सेल है उसके सेल में भी तो बहुत सारा पानी है, लेकिन उस पानी के साथ साथ बहुत ज्यादा क्या भी है, सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो ये हमारी सेल है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और बाहर प्योर वाटर में सॉल्यूट पार्टिकल बहुत कम है, यानी बाहर वाटर बहुत ज्यादा है। और बाहर वाटर बहुत ज्यादा है तो वो वाटर फ्लो करने लगेगा हमारे सेल के अंदर और सेल फूल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किशमिश को पानी में डालने पर वो किशमिश फूल जाती है। तो अगर हम अपने किसी भी सेल को या किसी भी ऐसी चीज को जिसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ज्यादा है और उसे किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हम लोग ऐसे दोनों सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर बाहर से सेल के अंदर फ्लो होने लगेगा और सेल फूल जाएगी, जैसे यहां देख रहे हो। आइसोटोनिक में क्या होगा? हमारे सेल के अंदर जितना भी प्रेशर है और बाहर जितना भी प्रेशर है, ये दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आए हो और उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इनके कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ बराबर होंगे और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं, इनके टेम्परेचर भी बराबर होंगे और इसकी वजह से इनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बात ये ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने की वजह से वाटर का नेट मूवमेंट जीरो होता है। अगर मान लो वाटर बाहर से अंदर आएगा तो उतना ही वाटर बाहर भी निकल जाएगा। तीसरा होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? बाहर का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल वही वाली चीज जैसे किशमिश को आप एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दो, तो किशमिश के अंदर जो सेल्स हैं जिसके अंदर वाटर के पास भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वहां पर बहुत सारे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट के कंपैरिजन में उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल कम है और यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा है। तो अब वाटर सेल के अंदर से बाहर आने लगेगा, जो कि यहां दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से सेल और ज्यादा पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसी वजह से अगर हम लोग किशमिश को डाल देते हैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, तो वो ना सिकुड़ जाती है। और ऐसे आपने देखा होगा जैसे मम्मी लोग अगर घर में पिकल बनाती है, अचार बनाती है, आम का अचार बनाती हैं, तो जब वो उसे सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करती हैं, मतलब नहीं बहुत ज्यादा सॉल्ट डाला जाता है, तो आपने देखा होगा कि दरअसल में वो आम के पीसेस बहुत बड़े बड़े कट करते हैं, पिकल के पीसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब उसे वो सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वह सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में अगर आप कोई सेल डाल दोगे या कोई ऑर्गेनिज्म डाल दोगे तो उसके अंदर सेल के अंदर से पानी बाहर निकलने लगेगा, जिसकी वजह से वो सेल बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो यही कुछ फिनोमेना यहां पर अकर हो रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसके कॉन्टैक्ट वाले सोल्यूशन से थोड़ा कम है और बाहर वाले का। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो और बता दूं। आइसोटोनिक सोल्यूशन की खास बात क्या होगी? आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बोलें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के
दरअसल आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऐसा सोल्यूशन होगा, ऐसे दो सोल्यूशन होंगे जिनके सेम टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होंगे, एट सेम टेम्परेचर isotonic solution will have same pressure. So at same temperature isotonic solution will have same osmotic pressure. और अगर ऐसा है तो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल चीजें हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, अगर पहले वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे वाले का पाई 2 है, तो पाई 1 पाई 2 बराबर होंगे। पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और टेम्परेचर लेकिन दोनों का सेम होना चाहिए, तो C2 R2 के बराबर होगा, RT से RT कैंसिल, C1 किसके बराबर, C2 के बराबर। तो दरअसल में दो सोल्यूशन के आइसोटोनिक की कंडीशन ये होती है कि उनके कॉन्सेंट्रेशन सेम टेम्परेचर पे बराबर हो, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को आप चाहो तो ये लिख दो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इनके मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो अगर सेम है तो भी हम लोग बोल देंगे कि सोल्यूशन एक्चुअल में आइसोटोनिक है। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन की ना कंडीशन होती है जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं इसे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर को खत्म होते होते मैं आपको ये समझा दूंगा कि पानी में किशमिश डालने पर किशमिश फूल क्यों जाती है, और वही उससे अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डालोगे तो वो सिकुड़ क्यों जाती है। और ना आप ऑस्मोसिस की हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे हो सकता है अपनी कुछ जनता बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो जब ना बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन वगैरह खेलते हैं, ठीक है, अगर प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं तो ना उन्हें कुछ टाइम पहले मतलब ये एडवाइस करा जाता है कि वो अपना अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ना सॉल्ट का इंटेक बंद कर दे, सॉल्ट कम खाएं। तो सॉल्ट का इंटेक कम करने से उसकी बॉडी बिल्डिंग, तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर वो सॉल्ट का इंटेक कम कर देंगे एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले अपने कॉम्पिटिशन से, तो होता क्या है उनके सेल्स के अंदर, भाई आप सॉल्ट अब खा ही नहीं रहे हो, तो लगातार आपकी सेल्स जो रीजनरेट हो रही है अब उनके अंदर सॉल्ट कम जाएगा। सॉल्ट कम जाएगा तो अपने आप ही दरअसल में जो हमारी सेल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन सैल्यूट के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, और सैल्यूट के रिस्पेक्ट में अगर कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन तो हमारी सेल्स अपने आप ही बाहर की तरफ पानी छोड़ने लगती हैं, और जब अपनी सेल्स बाहर की तरफ पानी छोड़ने लगती हैं तो हमारी बॉडी और ज्यादा फर्म और ज्यादा मतलब बहुत बढ़िया दिखाई देने लगती है हमारी स्किन। ठीक है, और इसी वजह से बॉडी बिल्डर्स को एडवाइस कई बार करी जाती है कि वो कुछ टाइम, अगर कॉम्पिटिशन है उनका कोई मेजर कॉम्पिटिशन है तो वो कुछ दिनों के लिए कुछ टाइम पहले सॉल्ट कम कर दे। ठीक है, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं कि आप परमानेंट छोड़ दो, नहीं 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 भाई, हमारी सॉल्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। ये वो उन एथलीट्स के लिए है जो उस कॉम्पिटिशन को उस दिन प्ले कर रहे हैं, और ना ये बहुत कम टाइम के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने महीनों महीनों और बहुत टाइम तक सॉल्ट छोड़ा होता है, नहीं नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारे दरअसल में मतलब प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे सॉल्ट में आयोडीन होता है, विदाउट आयोडीन हमें गॉइटर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल सबको नहीं होता है, वो कुछ एक आध दिन के लिए जब कॉम्पिटिशन की रिक्वायरमेंट है तब वो करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर भी उतनी ही साइंस लग रही है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत सारी साइंस वगैरह लगती रहती है, तो अगर आपको सारी चीजें पता है तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आती है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये ऑस्मोटिक प्रेशर की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको ना कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा है तो आप वो न्यूमेरिकल वगैरह भी बता सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेशन में उन न्यूमेरिकल्स को भी सिलेक्ट करें आपके नाम के साथ कि आपने न्यूमेरिकल भेजा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि हाँ भाई हमारा कॉम्पिटिशन कितना अच्छा है। ठीक है, हमारा कॉम्पिटिशन इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहा है तो हमें भी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप ना बिना घबराए हमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो भेजते रहिए। बाकी अगर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो सारे हमारे साथ कनेक्ट होने के जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारे साथ जो हमारे पर्टिकुलर लिंक्स वगैरह हैं, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया है, वो सब हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाकर हमारे सोशल मीडिया पर डीएम करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज हैं, बिल्कुल फ्री होकर हमसे पूछिए, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करिए, रिविजन करिए, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं हमारे साथ कंसल्ट करते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, उसमें कभी नहीं आनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।